वेलकम है। और मेरा नाम सचिन अवस्थी है। मैं आपको नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एमएसएन या मेडिसिन सर्जरी जो अपना इम्पोर्टेंट एक वास्ट सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। धीरे धीरे आपको सारी फैकल्टी जो अपनी हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल फैकल्टी होगी, ऐसा कोई नहीं है कि किसी भी एरा गैरा फैकल्टी को उठा के आपको लिया है। हर सब्जेक्ट की स्पेशल फैकल्टी जो मास्टरी हो उसमें, है ना, वो आपको यहाँ पे आके पढ़ाएगी और फुल डिटेल कंटेंट के साथ। ऐसा कंटेंट, इतना ज्यादा कंटेंट भी अपन नहीं पढ़ाएंगे कि भाई नॉर्थ साइड से भी बहुत ऊपर लेवल का पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी फैकल्टी में, मेरी बात नहीं कर रहा, पूरी फैकल्टी की गारंटी दे रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं हम उसको छोड़ेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ हो आज तक और आने की प्रोबेबिलिटी हो। पूरा हम देखो, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग हमने देखी है, डिफरेंट डिफरेंट हमने बुक पढ़ी है, और डिफरेंट डिफरेंट जो अभी तक पेपर हुए हैं उन सबको एनालिसिस करके हमने ऐसा कंटेंट रेडी करा है, बहुत रेक्टिफाई कंटेंट होता है उसको रेडी करा है, और वो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको देने वाले हैं। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले आप सुन लो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले आपको फुल थ्योरी कंटेंट, जितना 700 घंटे 800 घंटे या मेरे को लगता है 1000 घंटे से भी ऊपर का जो थ्योरी कंटेंट हम रेडी कर रहे हैं, आपको फुल थ्योरी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप या तो यूट्यूब पे और आपको नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है उस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सबसे पहले आप एक काम करो, आप प्ले स्टोर पे जाओ, या जिनके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर पे जाओ, और ऐप स्टोर पर जाकर आप नर्सिंग क्लासेस को सर्च करो, एक ऐप आएगा और उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करो, लैपटॉप में इंस्टॉल करो, हर जगह हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आ रही है वो सारी क्लासेस ऐप पे भी अपलोड होगी। ऐप पे उसके साथ एक बेनिफिट और मिलने वाला है, ऐप का जो लिंक है वो हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दें, और आपको ऐप में जो भी पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ है वो आपको मिलने वाला है। आपको क्या करना है, बस रेगुलर आना है, डेली हम पढ़ा रहे हैं, बस क्लासेस लेनी है, और जो पीडीएफ है उसको आपको पढ़ना है और उससे रिवाइज करते रहना। पहली चीज तो ये कि फुल थ्योरी कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हम कराएंगे। उसके अलावा और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपको इसके अलावा एक एमसीक्यू सेशन हम आपको डेली लगाएंगे, या एमसीक्यू हम डेली आपको कराएंगे। जैसे मैं एक एमसीक्यू की सीरीज है वो आपको डेली कराऊंगा, ऐसे हर फैकल्टी एक एमसीक्यू सेशन भी डेली लेगी। उस एमसीक्यू सेशन का क्या फायदा मिलेगा आपको, कि आपको पता लगेगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस टेक्निक से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एलिमिनेशन कैसे कैसे करना है, और हम एमसीक्यू से आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप जब एग्जाम में बैठोगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके साथ ही एमसीक्यू से हम आपको काफी कंसेप्ट है उनको भी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमने बहुत सोचा कि और अच्छा कंटेंट और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं भाइयों, तो उसमें हमने सोचा कि आपको क्यों ना एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो हमने सोचा, सॉरी, ये टेस्ट सीरीज भी आपको क्या कराई जाए, प्रोवाइड कराई जाए। सॉरी, लेकिन उस टेस्ट सीरीज की एक छोटी सी फीस होगी, और हम उससे ये मत सोचो कि हम उस टेस्ट सीरीज से पैसा कमा रहे हैं। नहीं, जो टेस्ट सीरीज की जो फीस होने वाली है वो बस जो कंपनी वाला, देखो जो कंपनी ने ऐप बनाया है, जो ऐप की टेस्ट सीरीज बना रहा है, वो थोड़ा बहुत चार्ज हमसे लेती है, और वो हमसे नहीं ले रही, हमने उससे कुछ कमीशन सेट कर रखा है कि भाई इतना पैसा आ रहा है तो आप इतना पैसा उससे ले लेना। जो हमारी फीस आती है तो उसमें हर कैंडिडेट जितना टेस्ट देता है, परचेज करता है, उसका पैसा ले लेना। तो जितना पैसे में उसने बात करी है कि भाई इतना पैसा मैं लूंगा कंपनी वाले ने, हमने वो ही आपकी फीस रखेंगे टेस्ट सीरीज में, बल्कि हमको टेस्ट सीरीज से भी एक भी रुपया नहीं कमाना, हमको टेस्ट सीरीज से भी एक भी रुपया नहीं कमाना। दूसरी बात, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल रहे हैं, है ना, हम एक नंबर डाल रहे हैं, उसका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, एक उसका व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं। उसमें आप सब उस लिंक के साथ उस नंबर पे उस नंबर से आप सब उस ग्रुप में ऐड हो जाना।
उस ग्रुप का जो लिंक है वो हम आपको शेयर कर देंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप उसमें जो भी कंप्लेन हो वो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो। ओके, चलो मेरा नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा नाम सचिन है, सचिन अवस्थी। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर मेडिसिन और सर्जरी दोनों को कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूँ। और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, मेडिसिन सर्जरी में नॉट सेट का पेपर, इवन आपका आरएमएल, केजीएमयू, पीजीआई का, आरआरबी का, एएसआईसी का, स्टेट पीएससी का, कोई सा भी पेपर हो, एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ मेडिसिन सर्जरी में। ठीक है, बहुत रेक्टिफाई कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत रेक्टिफाई। तो सोच लेना, एक क्वेश्चन यदि बाहर गया ना, तो नर्सिंग में तो कोई माई का लाल नहीं है जो उस क्वेश्चन को करा देगा। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ कि आप यदि मेरे नोट्स पढ़ लेते हो ना, आपको कहीं और कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है मेडिसिन और सर्जरी की, तो उसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेडिसिन का। और अपना पहला चैप्टर है, उसका नाम जैसे आप सबको पता है, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर का जैसा आप सबको नाम पता है, इन्फ्लामेशन। क्या है? इन्फ्लामेशन, सॉरी, इन्फ्लामेशन। आप सब जानते हो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन आना, कि अपनी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन लगता है, कोई भी इंजरी होती है, और कोई टिश्यू डैमेज होता है, तो डैमेज होने के बाद वहां पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग का रीजन यदि कोई पूछा जाए कि स्वेलिंग क्यों आती है, तो स्वेलिंग का रीजन क्या होता है कि वहां पे अपनी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी है, डिफेंस सेल अपने ब्लड में जो है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, सॉरी डब्ल्यूबीसी हो, डब्ल्यूबीसी में आपके मोनोसाइट हो, मैक्रोफेज हो, कुछ भी हो, वो उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करती हैं, और उस सेल को वो क्या करती है? डिब्रिस जो वहां पे इकट्ठा होता है, जो उस कचरा इकट्ठा होता है, उस पैथोजन के साथ उन सबको क्या कर देती है? रफा दफा करती है, साफ करती है। जब ये आपका एंटीजन और अपनी बॉडी के जो एंटीबॉडी सेल है जब आपस में लड़ती हैं, तो वहां पे एक रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। और उसी रिएक्शन के दौरान अपनी बॉडी में जो रेस्पॉन्स होता है, पूरी इवेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। दोबारा समझो कि कोई भी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू उसे बोलते हैं जहां पे ब्लड सप्लाई आ रही हो। क्योंकि देखो, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां पे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी नहीं पहुंचेंगी, तो वेस्कुलराइज्ड टिश्यू यहाँ पे लिखना जरूरी है कि कोई भी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है। सपोज करो ये एक आपके पास टिश्यू है, तो इसको अपन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू कब बोलेंगे? कि इसके पास से एक ब्लड वेसल्स निकल रही है, जिसके मतलब कि ब्लड है वो इसके कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास बह रहा है, ब्लड सेल है वो इसके कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। अब आपको पता है कि ब्लड में डिफेंस सेल भी होती है, ये आपके डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, चाहे वो आपके मैक्रोफेज हो, कुछ भी हो। तो वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा कब काम करता है, कि सॉरी, वो वेस्कुलराइज्ड टिश्यू में से जो वो सेल है, उसको पता लगा कि भाई ये जो टिश्यू मेरे पास में था ना, मेरे पास में जो टिश्यू था, उसके ऊपर किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया। मेरे पास जो टिश्यू था उसको किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया, और ये मान लो ये बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया इस सेल के अंदर आ गया, है ना? अब वो इस सेल को धीरे धीरे क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। आपकी बॉडी की डिफेंस सेल को पता लगा कि भाई ऐसे डैमेज हो रहा है, तो ये डिफेंस सेल इसके पास जाएगी, ठीक है, और इस सेल या इस पूरे बैक्टीरिया को वो क्या करती है? किल करती है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है ना, वो पूरा इवेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लामेशन है बॉडी में, वो आपके बाहर से जो पैथोजन आया था उसको किल करने का ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको किल करने का ट्राई कर रहा है। मतलब ये एक तरह का इन्फ्लामेशन क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। तो आप लिख सकते हो इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। किसका? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। जो वेस्कुलराइज्ड टिश्यू होता है उसका ये एक तरह का क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है,
सॉरी, आपको थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पे। मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। सॉरी, वो स्लाइड थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जूमिंग पावर ज्यादा थी, आपको बाद में दिक्कत होता। तो मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, अपने इन्फ्लामेशन को पढ़ रहे थे, ठीक है, इन्फ्लामेशन को पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि एक तरह का क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बोल दो, या कई बुकों में डिफेंस मैकेनिज्म लिखा आता है कि एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, किसका, ऑफ वेस्कुलराइज टिश्यू। मैंने बताया ना कि वेस्कुलराइज टिश्यू का ये है, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी वहां पर आपको इन्फ्लामेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी वहां पे इन्फ्लामेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वेस्कुलराइज टिश्यू में ही हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, वेस्कुलराइज टिश्यू में। तब अगेंस्ट जब वो वेस्कुलराइज टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। अब डैमेज को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, या तो माइक्रोब्स का इन्वेजन हुआ है, इन्वेजन मतलब कि आक्रमण, या तो माइक्रोब्स इन्वेजन हुआ है, या वहां पे कोई ना कोई इंजरी हुई है, एंडोथेलियल इंजरी बोल सकते हैं, या इंजरी हुई है। तो यदि किसी टिश्यू में, यदि कोई वेस्कुलराइज टिश्यू है उसमें इंजरी होती है, तो उसके आसपास वाली जो वेस्कुलराइज टिश्यू है तो वहां पे डब्ल्यूबीसी भी होंगी, डिफेंस सेल भी होगी। वो डिफेंस सेल उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन को या उस एलर्जन को क्या करते हैं, किल करते हैं, और इस पूरे इवेंट को अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको समझ लो इन्फ्लामेशन क्या होता है। अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है वो समझाने वाला हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पॉइंट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपके फंसेगा। यदि इन्फ्लामेशन में क्वेश्चन आता है सिंपल वाला, आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं सीएचओ एनएचएम इनमें आता है, इन्फ्लामेशन से यदि आपका एग्जामिनर का मूड बना कि मुझे इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है, तो डेफिनेटली यहीं से ही बनेगा। और टॉपिक का नाम, अटेंटिव हो जाओ, जो सो रहे हैं वो जग जाओ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग डालो, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन डालो, कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, ओके। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, ओके। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं। ओके, है ना, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। देखो, इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन होते हैं, कितने होते हैं, 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन का। कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट को बोलते हैं अपन कार्डिनल, है ना। तो जहां भी इन्फ्लामेशन होगा ना, वहां पे इसके 5 बेसिस साइन होंगे, 5 बहुत इंपॉर्टेंट साइन होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये है ना छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, मुझे आज भी याद है, चाहे मुझे 12th पास करे लगभग 10 एक साल हो गए होंगे, 10 से ज्यादा हो गए, बियॉन्ड 10 ईयर हो गए, लेकिन मुझे आज भी पता है कि जो उसका एक इम्यूनिटी वाला चैप्टर था बायोलॉजी में, उसमें एक लाइन में लिख रखा था कि इन्फ्लामेशन के ये 5 कार्डिनल साइन होते हैं, वहां भी लिखा हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई स्टेट का एग्जाम होता है तो वहां पे 3-4 बार ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि कोई स्टेट वाला एग्जाम है, चाहे एनएचएम सीएचओ का होगा, तो उसमें क्या होते हैं, 5 कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कार्डिनल साइन होता है वो होता है पेन। कौन सा होता है, पेन होता है, सबसे पहला कार्डिनल साइन होता है वो कौन सा होता है, पेन होता है। यदि अपन दूसरे कार्डिनल साइन की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो स्वेलिंग। यदि दूसरे कार्डिनल साइन की अपन बात करें तो क्या होगा, स्वेलिंग होने वाला है। पहला पेन, दूसरा स्वेलिंग। सपोज करो यदि आपको यहाँ पे किसी बिच्छू ने खा लिया, बिच्छू जानते हो ना, जो आपके स्कॉर्पियन होते हैं, या आप मान लो किसी बी इंसेक्ट ने खा लिया आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मुझे यहाँ पे किसी बी ने खा लिया, मुझे किसी मधुमक्खी ने खा लिया था, तो ये ने खा लिया, किसी ने भी खा लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पेन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी, मैं बार बार खुजा लूंगा, पेन होने लगेगा, ठीक है। तो पहला लिख दिया पेन। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इसका एरिया है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वेलिंग हो जाएगी।
तीसरा आपको दिखेगा ये लाल कलर का हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। तो अपन इसको बोल सकते हैं, सॉरी, ये रेड कलर का हो जाएगा। और इसको अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी। तो इसका तीसरा कार्डिनल साइन क्या हो जाएगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, मतलब लाल कलर का हो जाएगा। यदि हम अलग कार्डिनल साइन की बात करते हैं फोर्थ की, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पे कि ये एरिया है, इसका टेम्परेचर वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं कि यहाँ पे आपको वार्मथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वार्मथ देखने को मिलेगी, या हॉट हो जाएगा ये एरिया। ठीक है। और लास्ट होता है कि इस एरिया का तो फंक्शन होता है, सपोज करो आपकी ये उंगली में इंजरी हो गई और ये उंगली सूज गई, इसमें सूजन आ गया, तो ये उंगली काम नहीं करेगी। मतलब कि आपको एक और देखने को मिलेगा, लॉस लॉस ऑफ फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये 5 कार्डिनल साइन है जो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखो, अब आपने थोड़ा आपका लेवल बढ़ाओ, यहाँ पे आपका लेवल बढ़ाओ कि जब पहले पूछा जाता था कि कौन कौन से कार्डिनल साइन होते हैं, जब हम पढ़ते थे, हम जब पेपर देते थे, तो पूछा जाता है कि इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब और कंपटीशन बढ़ गया, अब इनके नॉर्मल नाम नहीं पूछे जाते, अब इनके नॉर्मल नाम पूछना बंद कर दिया है ना। तो अब इनका क्या पूछा जाता है कि इनके ग्रीक वर्ड बताओ, इनके लैटिन नेम क्या क्या है ना। तो सबके आपको लैटिन नेम है वो याद करने पड़ेंगे, सबके लैटिन नेम आपको याद करने पड़ेंगे कि क्या क्या इनके लैटिन नेम है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अपन इन सबके लैटिन नेम लिख देते हैं कि जैसे पेन है, तो आप बताओ पेन है, पेन में आपको पता है कि जब भी दर्द होता है इंसान को, तो इंसान दर्द को डी से स्टार्ट होता है। आप हिंदी में दर्द लिखोगे तो डी से स्टार्ट होगा, तो इसका लैटिन नेम है वो भी डी से स्टार्ट होगा, और अपन उसको बोलते हैं डॉलर। क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। ठीक है। या ऐसे याद करो कि जब भी दर्द होता है तो अपन डोलो 650 टैबलेट लेते हैं, सोच लेते हैं डोलो 50 500 लेते हैं, 650 वाली टैबलेट लेते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो, इसको डॉलर बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज याद है। दूसरा स्वेलिंग। अब देखो, आप सपोज करो स्वेलिंग को ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब मैंने कैसे याद करा था वो समझो, कि जब भी स्वेलिंग होती है, जब भी किसी एरिया में स्वेलिंग हुई है, तो उस एरिया का क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, उसमें एक अलग ही गांठ जैसा हो जाता है। तो गांठ हो जाती है, उसको अपन थोड़ा मेडिकल ऑन्को टर्म में क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो उससे मैंने याद कर रखा था, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्यूमर बोल सकते हैं। देखो, आप जब बार बार पढ़ोगे ना, तो ये नाम याद हो जाते हैं। नाम याद करना बड़ी बात नहीं है कि डोलो, ट्यूमर, लेकिन कौन सा डोनर किसे कहते हैं, ट्यूमर किसे कहते हैं, तो उसके याद करने के लिए ये लिंक थोड़ा बहुत बैठा लोगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भाई, पता है डोलोर पेन को ही बोलते हैं, स्वेलिंग को नहीं बोलते। आप कह सकते हो कि डोलो दर्द में लेते हैं तो पेन को बोलते हैं, स्वेलिंग को नहीं बोलते। स्वेलिंग में साइज बढ़ती है तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। ये नाम याद रहते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये किसका था, ये किसका था। इसी तरह रेडनेस, यदि रेडनेस आती है तो उसको क्या बोलते हैं, रुब्रा बोलते हैं। और ये तो मेरे को लगता है कि हर बच्चे को पता होगा रुब्रा। कैसे पता होगा, क्या है, आप जब ऑफ गायनी पढ़ते हो तो एक लोचिया टर्म आती है। क्या आती है, लोचिया टर्म आती है। जब भी कोई फीमेल होती है जो डिलीवरी कर देती है, डिलीवरी करने के बाद उसको 15 से 21 दिन तक, कई बुकों में लिखते हैं 15 से 21 दिन, जैसे अपने दत्ता जो बुक चलती है उसमें 15 से 21 बताते हैं। लेकिन जो विलियम्स वाली बुक चलती है जिसको फॉरेन में पढ़ते हैं, या नीट पीजी जो ऑफ रेजिडेंस होते हैं वो पढ़ते हैं, उस बुक में लिख रखा है कि 24 से 38 डेज तक आपके ब्लीडिंग आती रहती है। उसके बाद ब्लीडिंग बोल दो या वेजाइनल सिक्रीशन आते हैं, उन वेजाइनल सिक्रीशन को अपन क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं। आप काफी डिटेल में पढ़ोगे, है ना। आप इसको आप काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो इस चीज को कि लोचिया क्या होता है, ओबीजी में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो लोचिया में भी क्या आता है, शुरू के 4 दिन तक जो सिक्रेशन आता है वो बिल्कुल रेड कलर का आता है, जिसको आप रूबरा बोलते हो। ठीक है। बाकी का जो 5 to 9 डेज आता है वो कैसा आता है, येलो कलर का आता है, जिसको आप सिरोसा बोलते हो। और जो फिर बाकी के दिन है उनमें व्हाइट कलर का आता है, जिसको अपना एल्बा बोलते हैं। तो इस तरह से कलर आपको ग्रीक वर्ड याद हो जाएंगे कि जो रेड कलर है उसको रूबरा बोलते हैं, जो आपका व्हाइट कलर है उसको एल्बा बोलते हैं, और येलो कलर को सिरोसा बोलते हैं। तो वहीं से आपको याद रहेगा रेडनेस को क्या बोलते हैं, रूबरा बोलते हैं। ठीक है। वार्मथ, कोई चीज वार्म तो जैसे गर्म है, तो गर्म होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, तो वार्म को बोलते हैं कलर। क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं।
ठीक है। और लास्ट बचा लॉस ऑफ फंक्शन, तो इसका नाम तो सिंपल है, फंक्शनल क्या है, फंक्शनल लेसी, इसका नाम है फंक्शनल लेसी के फंक्शन नहीं कर रहा बोल है ना। अब इनसे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, फन फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको, है ना, एक फन फैक्ट और इनसे जुड़ा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, समझो क्या है। ठीक है, एक फन फैक्ट और अपन पढ़ते हैं कि देखो, जो ये चार टर्म है, ऊपर के चार साइन है, ये एक साइंटिस्ट थे 13 सेंचुरी में, मतलब कि बहुत पहले, भाई इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन बहुत पहले बता दिए गए थे, है ना। तो बहुत पहले 13 या 14 सेंचुरी में जो ऊपर के चार कार्डिनल साइन है इनके बारे में बता दिए थे, और बताने वाला साइंटिस्ट था, उनका नाम था सेल्सस। सेल्सस ने बता दिए थे, वो 12 या 13 सेंचुरी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, तब बता दिए थे। लेकिन जो लास्ट वाला कार्डिनल साइन है, ये आपके एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था विर्चो। तो ये किसने बताया था, विर्चो ने बताया था 19th सेंचुरी में। ये 18th, लेट 18th में विर्चो ने बताया था कि भाई एक लास्ट फंक्शन और होता है, लॉस ऑफ फंक्शन भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इस तरह से अपन ने पढ़े कि इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन होते हैं, और याद कर लेना कि यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है ये। क्लियर ये बात, इनको आप देख लेना कि 5 कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं, इनको आप ध्यान में रखना। ओके, अब अपन इन्फ्लामेशन की थोड़ी पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं। अब आप थोड़ा, वो बच्चे जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि एक एक सिम्टम क्यों आता है, कैसे आता है, क्या क्या इवेंट होता है, पूरी मैकेनिज्म क्या क्या होती है, तो उसके लिए हो सकता है कि ये कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा डिटेल अपन को हर टॉपिक का पता होना चाहिए, जिस तरीके से एक एमबीबीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल पूरा पता होता है ना। तो उसी तरह आपको इसकी पैथोलॉजी पूरा पता होनी चाहिए, कि आजकल आपके नर्सिंग में भी पैथोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद पैथोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से इंपॉर्टेंट है कि इसकी पैथोलॉजी भी अपन देख लेते हैं कि क्या इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं, ना। ओके, तो हेडिंग डालो, इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के इवेंट कौन कौन से हैं उनको अपन देख लेते हैं, थोड़ा पैथोलॉजी का टॉपिक है, इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं इनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो आप समझो कि नॉर्मली मैं क्या आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सपोज करो कि ये आपके एक वेस्कुलर टिश्यू था, ये एक वेस्कुलर टिश्यू था, है ना, ये सपोज करो एक वेस्कुलर टिश्यू है, इतना बड़ा टिश्यू नहीं बनाते पर वेस्कुलर टिश्यू छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, ये तो ब्लड वेसल्स हो गई, और यहाँ पे अपन ने एक वेस्कुलर टिश्यू बना दिया, सपोज करो ये बना दिया। ठीक है, चलो और छोटा बना देते हैं यार, छोटा बना दिया वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब इस वेस्कुलर टिश्यू में बैक्टीरिया ने क्या कर ली, एंट्री कर ली। किसने एंट्री कर ली, बैक्टीरिया ने इसमें क्या कर ली, एंट्री कर ली। तो इसको अपन ने बोला कि इन्फेक्टेड बैक्टीरियल टिश्यू, इन्फेक्टेड वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपकी बॉडी की, जो आपकी बॉडी में डिफेंस सेल होती है, चाहे वो मैक्रोफेज हो चाहे न्यूट्रोफिल हो, उसको पता लग गया कि मेरे पास वाला जो ये टिश्यू था, उसको बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, हार्म करा है। मेरे पास में जो वेस्कुलर टिश्यू था उसको बैक्टीरिया ने हार्म करा है, तो मेरी जिम्मेदारी है उस टिश्यू को, उस बैक्टीरिया को मार के बाहर भगाना। तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो आपकी डिफेंस सेल है वो बाहर आएगी, डिफेंस सेल बाहर आएगी, और बाहर आके वो इससे चिपक जाएगी, और फिर इस बैक्टीरिया इस सेल को पूरे को अंदर ले लेगी अपने, और किल करेगी। सिस्टम क्या होता है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझना, बहुत डिटेल कंसेप्ट में जा रहे हैं। हो सकता है आपके कंपटीशन में ना पूछा जाए, लेकिन जो एक तो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, उनके बहुत काम आने वाला है। दूसरी बात, बहुत जब बहुत डिटेल कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये थोड़ा पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी से काफी चीज पूछी जाती है कि भाई जब ये बाहर निकल के आएगा, जब ये डिफेंस सेल क्या करेगी, अल्टीमेट जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको किल करना है। ठीक है, इन्फेक्टेड टिश्यू को किल करना है, तो ये सेल है वो बाहर आएगी, पहले बाहर आने के बाद इस बैक्टीरिया से वो चिपकेगी,
और चिपकने के बाद इस जो बैक्टीरियल सेल है उसको अपने अंदर निगल जाएगी, आपकी मैक्रोफेज ये है। ये पूरा प्रोसेस अपन पढ़ते हैं। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, दो इवेंट होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं? यहाँ पे दो इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा आपको वेस्कुलर इवेंट। कौन से इवेंट? वेस्कुलर इवेंट देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर इवेंट क्या होता है कि जब ये सेल बाहर निकल के आ रही है, तो ऐसे क्या सिंपल यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी क्या? बाहर निकल के आएगी तो जो ये वेसल्स है इसमें भी तो रास्ता बनाना पड़ेगा, इस वेसल्स को भी तो रास्ता देना पड़ेगा। ये वेसल्स है वो एक एरिया क्रिएट करती है जहां से ये सेल बाहर निकलेगी। नहीं ये सेल वेसल से बाहर कैसे निकल पाएगी? बताओ, निकल जाएगी क्या ये सेल वेसल से बाहर? नहीं निकल पाएगी। वेसल से बाहर कैसे निकल पाएगी? तब ये वेसल्स यहाँ पे एक रास्ता बनाएंगी, यहाँ पे जो नसें हैं आपकी वो एक रास्ता बनाएंगी, तभी तो ये सेल बाहर निकल पाएगी। ठीक है, तो वेसल्स में क्या होता है, ऐसे रिट्रैक्शन होने लगती है। वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल होती है वो खींचने लगती है, और खींचने के बाद वो रास्ता क्रिएट होता है जिस रास्ते से ये बाहर निकलेगी। ठीक है, एक तो वेस्कुलर इवेंट होता है। दूसरा, जिसमें ये सेल मूवमेंट करिए, ये सेल क्या क्या करती है कि पहले बाहर जाएगी, बाहर जाने के बाद इस सेल को अपने चिपकाएगी, चिपकाने के बाद इस सेल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, फैगोसाइटोसिस कर लेगी, है ना, सॉरी, फैगोसाइटोसिस कर लेगी। तो ये सब होता है, उस सबको अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलर इवेंट बोलते हैं। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलर इवेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन वेस्कुलर इवेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फॉलोड बाय अपन क्या पढ़ेंगे? सेल्यूलर इवेंट को पढ़ने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि सेल्यूलर वेस्कुलर इवेंट तो क्या होगी कि जैसे वो सेल बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने के लिए जो वेसल्स होती हैं वो एक रास्ता बनाती है, वो अपनी सेल्स को खींच लेंगी, रिट्रैक्ट कर लेंगी, और जब एक रास्ता बनेगा उससे वो जो आपकी डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल है वो बाहर आएगी। समझ में आ गया आपको? तो जो वेसल्स के स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसको अपन बोलते हैं वेस्कुलर चेंजेस। ठीक है, जबकि सेल जो क्या क्या काम करेगी, सेल पहले तो आपके कॉर्नर पे आएगी, मार्जिन पे आएगी वेसल्स के, फिर वो बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के बाद में जो बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसके पास जाएगी, फिर उससे चिपकेगी, और चिपकने के बाद उसको किल करेगी। तो ये पूरा इवेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेलुलर इवेंट। तो पूरे इन्फ्लामेशन में दो तरह के इवेंट आते हैं, एक आता है वेस्कुलर इवेंट और दूसरा आता है आपका सेलुलर इवेंट। अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वेस्कुलर इवेंट को। क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं वेस्कुलर इवेंट को। वेस्कुलर इवेंट, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट क्या होता है इसको समझिएगा आप, है ना। वेस्कुलर इवेंट, अब वेस्कुलर इवेंट में क्या क्या होता है इसको समझते हैं अपन कि हमको क्या क्या देखने को मिलेगा वेस्कुलर इवेंट में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 स्टेप देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 4 स्टेप देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कितने स्टेप होते हैं। देयर आर 4 स्टेप ऑफ वेस्कुलर इवेंट, या 4 क्या होते हैं? इवेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले होता है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब आप समझ जाते हो कि अस्थायी है, ये थोड़ी सी देर के लिए होने वाला है। आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ट्रांसिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, मेनली सेरोटोनिन की वजह से देखने को मिलता है। ये क्यों होता है ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि वेसल्स में कैसे चेंज आता है इसको समझो। दूसरा पेन ले लेते हैं। वेसल्स में कैसे चेंज आता है, ये सपोज वेसल्स है, तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे आपका टिश्यू है, जो इंजरी हुआ था वो टिश्यू यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ की जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी? एकदम ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ी सी देर के लिए क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये होता है कि यदि यहाँ से कोई ब्लीडिंग होने वाली होती है ना, वो ब्लीडिंग रुक जाए। तो इसका मेन रीजन होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए क्या होगा? ट्रांसिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे पूरी जो डब्ल्यूबीसी है, डिफेंस सेल है, उनमें क्या हो जाती है? हलचल मच जाती है। क्या हो जाती है? उनमें हलचल मच जाती है कि अब अपन को कुछ ना कुछ एक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हुआ ट्रांसिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद में मेनली क्या होगा? वेजो डायलेशन होगा। क्या होगा? वेजो डायलेशन होने वाला है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा? वेजो डायलेशन होगा। वेजो डायलेशन क्यों होता है इसको समझो कि भाई ये जगह थी, तो यहाँ पे क्या होने पड़ेगा? पहले नॉर्मल सेल थी, अब यहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाएगा। वेजो डायलेशन का एम क्या होता है कि एकदम में जब वेजो डायलेशन हो जाता है ना, तो उस ब्लड के जो फ्लो होने की स्पीड है वो भी क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। जो ब्लड, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, हाँ। ये जो आपकी जो वेसल्स होती है वो वेजो डायलेट हो जाती है। वेजो डायलेशन का फायदा क्या होता है कि एकदम में यहाँ पे बहने वाली जो स्पीड है ना, वो एकदम में क्या हो जाता है, ब्लड की जो न्यूट्रोफिल है, वो डिफेंस सेल है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे वो रुकने लग जाती है धीरे धीरे, है ना। तो उनकी स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेजो डायलेशन से ये होता है कि एकदम में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड उस एरिया की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जहां पे ब्लड रहता है ना, वहां पे एक बात याद हो रखना, जहां पे ब्लड है वो अपने साथ हीट लेके चलता है। यदि कोई ब्लड बह रहा है तो आपको एक जगह हीट का फील नहीं होगा, लेकिन मेरे मान लो इसी जगह ब्लड रुक गया तो ये एरिया गर्म हो जाता है, इसलिए वार्मथ आपको देखने को मिलती है। ब्लड में क्या देखने को मिलती है, जहां पे एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उस वो एरिया गर्म हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वहां पे ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, वहां पे वो वेसल्स है वो वेजोडाइलेट हो गई है। अब वहां से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो धीरे होगा, वहां पे ब्लड का फ्लो क्या होगा, धीरे होगा। वहां पे जो डिफेंस सेल है उनको रुक, वहां पे ज्यादा टाइम मिलेगा डिफेंस सेल को वहां पे रुकने के लिए। ठीक है, तो वेजोडिलेशन होता है उसके बाद। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हॉलमार्क इवेंट बोलते हैं, वो होता है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेसल्स। वहां पे उसकी परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, वेसल्स की। कि अब वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा ये समझो कि जो सेल यहाँ से बाहर निकलती है ना, जो पहले नॉर्मली सेल बाहर नहीं निकलती थी, कोई सेल यहाँ पे थी वो यहाँ से बाहर निकलने में उसको बहुत दिक्कत होती थी, नहीं निकलती है। इसलिए जो आपकी WBC होती है वो आपकी वेसल्स के अंदर बहती है, क्योंकि आपकी जो वेस्कुलर जो है उनकी परमेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है, वो परमेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन सपोज करो कि जब आपको इन्फ्लामेशन होने लगते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे हिस्टामिन केमिकल मीडिएटर आते हैं, हिस्टामिन आ गया, आपके साइटोकाइनिन आ गया। वो क्या करते हैं कि जो इनकी एंडोथीलियम होती है, भाई ये वेसल्स अपन ने बनाई है वो एग्जैक्टली ऐसे बनी हुई है, एंडोथीलियल सेल है वो ऐसे बनाते हैं। तो अपन इनको एक सिंगल लाइन में दिखा देते हैं, लेकिन सिंगल लाइन नहीं होती, काफी सारी सेल अरेंज होती है जिनको एंडोथीलियल बोलते हैं। ये एंडोथीलियल सेल है वो आपस में क्या होने लगते हैं, खींचने लगती है। अब जब ये खींचने लगेंगी तो यहाँ पे आप सपोज करो कि जब ये खींचेंगी तो सपोज करो यहाँ पे कोई स्पेस बन जाएगा। अब ये स्पेस बन गया तो यहाँ से वो सेल बाहर निकल जाएगी, मतलब कि यहाँ पे एंडोथीलियम में क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कि इस तरीके से आपकी जो वेसल्स होते हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में लास्ट क्या होता है, लास्ट हो जाता है स्टेसिस ऑफ ब्लड। क्या देखने को मिलता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, एंड में हमको स्टेसिस ऑफ ब्लड देख, तुमको क्या स्टेसिस ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेसिस ऑफ ब्लड का मतलब कि मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे आरबीसी क्या है, रुकने लग जाएंगी। यहाँ पे जो स्पीड से बह रहे थे, जो आपके न्यूट्रोफिल आरबीसी थे जो स्पीड से बह रहे थे, वेजोडाइलेशन होने के बाद उन सबकी स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो गई, आरबीसी एक जगह रुक गए, इस वजह से आपको मैंने बताया ना रेडनेस आती है। इस वजह से वहां पे क्या है, आपको रेडनेस देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे एकदम आरबीसी रेट इकट्ठी हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको ये 4 वेस्कुलर इवेंट देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि हॉलमार्क इवेंट क्या होता है। इन सब में यदि कोई पूछे कि हॉलमार्क इवेंट क्या होता है, सबसे मेन इवेंट कौन सा होता है। हॉलमार्क इवेंट मतलब कि वेस्कुलर का, मैं पूरा भी सेलुलर इवेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, हॉलमार्क वेस्कुलर इवेंट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आंसर याद रखना, सबसे जो मेन इवेंट होता है, सॉरी, सबसे जो मेन इवेंट होता है, मैं कह रहा हूं पूरा वेस्कुलर इवेंट छोड़ देना, ये लाइन एक तरफ है, कि सबसे मेन इवेंट जो देखने को मिलेगा इन चारों में से, चाहे वो ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, वेजो डायलेशन हो, इंक्रीज परमेबिलिटी हो या स्टेसिस ऑफ ब्लड है, सबसे मेन होता है वो कौन सा होता है, इंक्रीज परमेबिलिटी। क्या होता है,
इंक्रीज परमेबिलिटी, जो आपके वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वो इसका मेन इवेंट होता है। उसी की वजह से आपको इडीमा, सूजन, स्वेलिंग ये देखने को मिलती है। स्वेलिंग क्यों आती है? मान लो अब ये ब्लड है वो बाहर आके, भाई परमेबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ पे फ्लूइड बाहर आएगा, और ये जो फ्लूइड बाहर आता है तो ये इडीमा बना देता है, सूजन कर देता है, तो इस वजह से हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है, टूमोर देखने को मिलता है। तो इंक्रीज परमेबिलिटी होता है वो इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क इवेंट होता है। और ये भी मैंने बताया था कि जब ये परमेबिलिटी जो बढ़ती है, ये क्यों बढ़ती है, तो इसका मेन कारण होता है एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। जो एंडोथेलियल का रिट्रैक्शन होता है, एंडोथेलियल रिट्रैक्शन क्या होता है कि जो आपकी वेसल्स होती हैं उनकी जो एंडोथेलियम होती है वो आपस में खिंचती है। और वो खिंचती क्यों है? उनका रीजन होता है, आपके दो केमिकल मीडिएटर होता है जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे। एक तो होता है हिस्टामिन, कौन सा होता है? एक तो होता है हिस्टामिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। इन साइटोकाइनिन और हिस्टामिन की वजह से आपकी जो वो एंडोथेलियम सेल है वो एक दूसरे से दूर हटती है। इसको बोलते हैं एंडोथेलियल रिट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा कि मेन वेस्कुलर इवेंट कौन सा होता है, वो होता है आपका एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। क्या होता है? मेन वेस्कुलर इवेंट होता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब अपन पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट को। अब दूसरा इवेंट अपने पास आता है, वो कौन सा आता है? सेलुलर इवेंट आता है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं सेलुलर इवेंट। हेडिंग डालो दूसरा, सेलुलर इवेंट। पर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया ना? इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वेस्कुलर इवेंट, तो मैं एक बार वेस्कुलर इवेंट को समझा देना चाहता हूँ कि वेस्कुलर इवेंट में 4 स्टेप होते हैं। वेस्कुलर इवेंट में 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है पहला, एकदम में जो वेसल्स है जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है, ये टिश्यू यदि यहाँ पे डैमेज हुआ था तो इसके पास वाली जो वेसल्स है वो एकदम में क्या हुई है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो सके। उसके बाद में वेजो डायलेशन होता है ताकि जो भी फ्री फ्लोइंग पैरेट तेज स्पीड में जो भी आपके न्यूट्रोफिल डिफेंस सेल बह रही थी वो एक दिन में उनकी स्पीड है वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन वेजो डायलेशन हो जाता है, वहां के टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। फिर वहां पे परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और मैंने बताया था कि जो वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है यही इसका हॉलमार्क फीचर होता है। यही इसका क्या है? हॉलमार्क फीचर होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया कि वहां पे जो ब्लड सेल्स होती हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट है, वो वहां पे क्या है, रुकने लग जाती है, वहां पे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है उसकी, और उसी को अपन ने बोला स्टेसिस ऑफ द ब्लड। उसके बाद मैंने बताया कि यदि कोई हॉलमार्क इवेंट पूछता है पूरे वेस्कुलर इवेंट का, तो वो जाता है इंक्रीज परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी बढ़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है? एंडोथेलियल रिट्रैक्शन। और एंडोथेलियल रिट्रैक्शन कराने के लिए दो केमिकल मीडिएटर होते हैं, दो केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं जो कि आपकी क्या बढ़ाते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं, तो दो केमिकल मीडिएटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हिस्टामिन होता है और दूसरा साइटोकाइनिन होता है। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो? अब अपन करते हैं सेलुलर इवेंट कि सेलुलर इवेंट कौन कौन से हैं। देखो अब आप, मेरा मन तो कर रहा है कि बहुत डिटेल में पढ़ाऊं, है ना, लेकिन नोट सेट के हिसाब से मैं ओनली नाम नाम लिखवा देता हूँ, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊं। अब आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ भी लेता कि मैं डिटेल में पढ़ाऊं या शॉर्ट में पढ़ाऊं, है ना, लेकिन आप नहीं हो तो मैं पूछ भी नहीं पा रहा। तो देखते हैं अभी क्या पढ़ा, जितना हो सकता है उतना तो पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो देखो सेलुलर इवेंट होते हैं, उसमें इसके 7 स्टेप होते हैं, और वो 7 स्टेप को आपको सिक्वेंशियल याद करना होता है। कितने स्टेप होते हैं? 7 स्टेप होते हैं। जब हम पढ़ते थे, जब सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ते थे, तो हमको ये 7 इवेंट याद ही नहीं होते थे, कभी याद नहीं होते थे, किसी को याद नहीं होते। ये 7 इवेंट हमको कभी याद नहीं होते थे पैथोलॉजी के, बहुत वो थे। लेकिन जब इनको, अब मैं आपको इसके लिए एक निमोनिक बना देता हूँ, इससे आपको हो सकता है याद हो जाए, है ना। निमोनिक क्या है अपना? मिस्टर राम, राम भगवान है, जो अपने राम भगवान होते हैं उन्होंने जो जितने भी लोगों की केयर करनी है वो अकेले ही करते हैं, है ना। तो मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल। जो राम भगवान है
मिस्टर राम है वो अकेले जो लोगों की है उनकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो इसको लिए निमोनिक बनाया, मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल। इसमें एम फोर क्या होता है, एक एक समझाते हैं अपन कि एम फोर क्या होता है। एम फोर होता है मार्जिनेशन। क्या होता है, मार्जिनेशन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि मार्जिनेशन क्या होता है। स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। मार्जिनेशन, मार्जिनेशन मतलब क्या होता है, समझो, थोड़ा बहुत समझ जाओ तो कोई इश्यू नहीं है। मार्जिनेशन होता है कि सपोज करो ये एक वेसल्स है और इसके अंदर मैंने बताया था कि अब जो भी अपन कहानी पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, अपन सेल की पढ़ेंगे। उसके बाद सपोज करो, सॉरी, ये क्या थी, सेल थी, जो आपकी डिफेंस सेल है, ये आपकी कोई सी वाली सेल है, डिफेंस सेल हो गई, आपकी इम्यूनिटी वाली सेल हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई, अपन न्यूट्रोफिल मान लें। तो ये न्यूट्रोफिल है वो सबसे पहले क्या जाएगी, इसके कॉर्नर पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। मतलब वेसल्स तो बहुत बड़ी है, वेसल सपोज करो बहुत बड़ी है, ठीक है। आपकी न्यूट्रोफिल यहाँ बह रही थी, तो सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल है वो सेंटर से कहाँ जाएगी, पेरिफेरी में जाएगी, मतलब कि एक कोने में जाएगी। इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आर मतलब होता है रोलिंग एडहेशन। क्या होता है, रोलिंग एडहेशन। रोलिंग एडहेशन मतलब ये होता है कि सपोज करो जो इंजर्ड एरिया है वो यहाँ है, इंजर्ड सेल है वो यहाँ पे है, बैक्टीरियल ने, पैथोजन ने जिस सेल को अफेक्ट करा वो यहाँ पे है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सेल है जो यहाँ से बह रही है, ये धीरे धीरे क्या है, एकदम स्लो होने लगती है। मान लो यहाँ पे ये 100 की स्पीड पे बह रही है, 100 की स्पीड पे बह रही है, तो धीरे धीरे अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन आते हैं जो इसमें ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी स्पीड यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है, 40 हो जाती है। क्या हो जाती है, 40 हो जाती है इसकी स्पीड। तो एकदम में जो स्लो होती है ना भाई, यहाँ पे आके तो रुकना पड़ेगा एकदम में, यहाँ पे आके तो जीरो स्पीड हो जानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड जो कम होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग एडिशन बोलते हैं। या इसी को अपन कई बुकों में लूज एडिशन भी आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, लूज एडिशन बोलते हैं। उसके बाद में ए मतलब होता है एडिशन। ए मतलब होता है एडिशन, लेकिन आप इसको बोल सकते हो फर्म एडिशन। क्या बोल सकते हो, फर्म एडिशन। क्या बोलते हैं, फर्म एडिशन होगा। फर्म एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे ये परमानेंटली रुक जाएगी, अब इसकी स्पीड जीरो हो गई है, अब ये यहाँ पे रुक गई है, बिल्कुल अच्छी तरह जब फेविकोल से चिपकते हैं उस तरीके से यहाँ पे चिपक गई है। इसको अपन बोलते हैं फर्म एडिशन या मेन एडिशन, यही होता है। उसके बाद में टी मतलब होता है ट्रांस माइग्रेशन। टी मतलब होता है ट्रांस माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन। और ट्रांस माइग्रेशन को आप एक और नाम दे सकते हो, डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं, इसको डायपेडेसिस भी बोलते हैं। डायपेडेसिस का मतलब क्या है कि अब ये सेल है वो निकल के बाहर आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये वेसल्स थी और यहाँ पे आपकी बैक्टीरियल सेल थी और यहाँ पे आपकी क्या थी, न्यूट्रोफिल सेल यहाँ पे रुक गई। अब ये न्यूट्रोफिल सेल अंदर से बाहर आती है, वेसल्स के अंदर से, मतलब आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो हमको डायपेडेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। सेल अंदर से, वेन के अंदर से, वेसल्स के अंदर से, आर्टरी के अंदर से बाहर आना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सी। और सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है कीमोस्टैक्सिस। कीमोस्टैक्सिस, अब कीमोस्टैक्सिस क्या होता है इसको समझो कि सपोज करो एक बार मैं इन सबको रफ कर देता हूं, कीमोस्टैक्सिस को समझाता हूं। देखो जिस तरह परफ्यूम का क्या काम होता है, परफ्यूम का काम ये होता है कि सपोज करो आपने अपनी शर्ट पे परफ्यूम लगा ली, तो आप चाहते हो कि लोग मेरी तरफ खींचे आए, लोग मेरी तरफ खींचे आए, ठीक है। तो आप जो परफ्यूम हुई है ना वो है कीमोटॉक्सिन। क्या है, कीमोटॉक्सिन है। कीमोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि जो इम्यून सेल है, जो डिफेंस सेल है, वो मेरी तरफ खींची आएगी। सपोज करो एक वेसल्स थी, अब मैं यहाँ पे कहानी के तौर पे बता रहा हूँ कि ये एक वेसल्स थी, ठीक है, ये वेसल्स थी और यहाँ पे एक सेल थी जो बैक्टीरिया से क्या हो गई थी, इंफेक्टेड हो गई थी।
यहाँ पे एक टिश्यू था, सेल थी, जो बैक्टीरिया से क्या हो गई थी, इन्फेक्टेड हो गई थी। आपकी बॉडी की सेल थी न्यूट्रोफिल, वो मान लो निकल के आ गई, ये न्यूट्रोफिल निकल के आ गई। अब न्यूट्रोफिल को पता नहीं कि कौन सी सेल यहाँ पे इफेक्ट हुई है, तो क्या होता है कि ये सेल है ना, ये कुछ कीमोटॉक्सिन को क्या करती है, रिलीज करती है। क्या करती है, कीमोटॉक्सिन को रिलीज करती है। अब कीमोटॉक्सिन, जिससे अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि ल्यूकोट्राइन B4 होता है, आपके C5A होता है, ये कीमोटॉक्सिन होते हैं। C5A होता है, इंटरल्यूकिन 8 होता है, साइटोकाइनिन, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कीमोटॉक्सिन का, मतलब कि ये जो आपका न्यूट्रोफिल है ना, उसको अपनी तरफ खींचेंगे। रिलीज कौन करेगा, रिलीज करेगा आपकी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल मतलब कि जो डैमेज टिश्यू है वो रिलीज करेगा, ठीक है। उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल है वो उनकी तरफ क्या जाएगी, खींची हुई चल जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। इसके बाद में ओ आता है, ओ का मतलब होता है ऑप्सोनाइजेशन। क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है, इसको भी समझो। अब सपोज करो कि आप एक दाल खा रहे हो, सिंपल वाली दाल खा रहे हो, है ना, जिसमें कोई तड़का नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, एक आप सिंपल दाल खा रहे हो, ठीक है। लेकिन यदि मैं उसी दाल में तड़का लगा देता हूँ, एक बार तड़का लगा दिया, मैंने 2 बार तड़का लगा दिया मान लो उसी दाल में, तो और टेस्टी हो जाती है, मोर डिलीशियस हो गई, बहुत ज्यादा डेलिशियस फूड हो गया वो, है ना, कि वो दाल में एक बार और तड़का लगा दिया तो और भी खाने में मजे आएंगे। इसी तरह कुछ ऑक्सिन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऑक्सिन होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया से अफेक्टेड डैमेज सेल थी उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं। होने वाला क्या है, आप सबको पता है कि ये न्यूट्रोफिल है, वो इस बैक्टीरिया को खाएगा। जो न्यूट्रोफिल है वो इस बैक्टीरियल सेल को या डैमेज सेल उसको खाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ ऑक्सिन होते हैं, जिसमें ऑक्सिन में आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, बता रहा हूं अभी, सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, कुछ आपकी C5A आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आते हैं। ये क्या करते हैं कि इसको और टेस्टी बना देते हैं, इस बैक्टीरियल सेल है, डैमेज सेल है, इसको और टेस्टी बना देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल है ना वो इजीली इनको खा सके, न्यूट्रोफिल के लिए और टेस्टी खाना मिल सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और जो ये केमिकल चिपकते हैं इनको बोलते हैं ऑप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्सिन बोलते हैं। इन केमिकल को क्या बोलते हैं, ऑप्सिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में P4 आता है, फैगोसाइटोसिस। क्या आता है, फैगोसाइटोसिस। P4 आता है, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि अब जो ये न्यूट्रोफिल है वो इस बैक्टीरियल सेल को खाएगा। अब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में, आपको पूरा बताऊंगा, एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। तो जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास को देख सकते हो। जो बच्चे पूरे एक एक इवेंट को, एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे होता है। और लेकिन कुछ बच्चे जो भाई सुपरफिशियल पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ तक पढ़ लो, सफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो वो सफिशिएंट है। लेकिन आप यदि थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हो, मैं एक एक स्टेप को डिटेल में बताऊंगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि जो ये बैक्टीरियल सेल है इसको ये न्यूट्रोफिल है वो मार देगा, इंगल्फ करेगा, अंदर निगल लेगा अपने अंदर, है ना। जो न्यूट्रोफिल है वो इनको निगल लेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटेशन होता है। कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, आज अपन ने पढ़ा कि कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, पहले तो उसके कार्डिनल साइन पढ़े अपन ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अपन ने सेल्सस और विर्चो की कहानी पढ़ी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि वेस्कुलर इवेंट पढ़े थे, और उसके बाद में अपन ने 7 सेल्युलर इवेंट पढ़े, जिनका एक अच्छा निमोनिक है, मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल। यदि आप एक दो बार अपने हाथ से ये पूरा लिख लोगे ना तो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत है बस। वैसे आपको ये पूरी पीडीएफ है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर शेयर की जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आप खुद मेहनत करोगे, खुद एक बार नोट्स, एक आप 60-70 रुपए का रजिस्टर ले आओ, एक पेन ले आओ, उनसे आप लिखने में लगोगे, 2-3 बार लिख के आप पेज को फाड़ के फेंक दो। 2-3 बार लिखो, 2-3 बार लिख दो। इसी टॉपिक को आप पहली बार लिखोगे आपको 15 मिनट लगेगी, दूसरी बार रफ पन्ना लेना, रफ पेज आते हैं, रफ रजिस्टर आते हैं, उसमें बिना देखे लिखो, फिर आपको देखने को मिलेगा मैं कितनी चीज है वो भूल रहा हूँ, ठीक है, लिखना। फिर आप उन चीजों को लिखो,
इस तरह से आपके हैबिट में, आपके दिमाग में ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी और आपको पढ़ने में और मजा आएगा। पढ़ने में आपको और मजा आएगा, तो आप पढ़ते रहो, मजा आएगा। मेडिसिन में आपको इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि एमबीबीएस वाले बच्चे या डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा, इतना डिटेल आपको मैं मेडिसिन पढ़ा दूंगा आपको। मेडिसिन, सर्जरी हो सकता है अपने कम आते हैं इसलिए सर्जरी में इतना नहीं घुसेंगे, लेकिन मेडिसिन की गारंटी दे रहा हूँ तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हर एक एमसीक्यू में आपको अप्रोच करने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो गई हो, अ, गुणन 50 मिनट की हो गई है, सॉरी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ओनली फेथ रखो, आप नर्सिंग क्लासेस पे फेथ रखो। नर्सिंग क्लासेस को आपको पूरा सब कुछ देंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। जो आपको भारी भरकम फीस दे के आप कोचिंगों में जाते हो ना, उनसे बहुत अच्छा कंटेंट आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। आपको टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, फ्री हैंड रिटन नोट्स देने वाले हैं, और क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। ये सब क्लासेस हम आपको देने वाले हैं, तो आप टेंशन ही मत करो। आपको अच्छी रैंक आ सकते हैं। जो बच्चे दूर, घर से दूर जाके कोचिंग नहीं कर पाते, आप ये सब पढ़ो। साथ में हम आपको एमसीक्यू क्लासेस भी देने वाले हैं, है ना। एमसीक्यू क्लासेस भी देने वाले हैं जिनसे आपको पता लगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बाय बोलना चाहता हूँ। अब बाय बोलते हैं आपको, है ना। पढ़ते रहो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जल्दी आप किसी सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाओ, है ना। ओके।